नमस्कार, दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की शपथ के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। इस फेरबदल में जहां नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं कुछ पुराने मंत्रियों से विभाग वापस भी लिए गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि एवं विधायी कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार के साथ ही अनुसूचित जाति विकास विभाग मिला। राजेश अग्रवाल को पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही मंत्री टंकराम वर्मा से खेल विभाग लेकर उन्हें उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। लखनलाल देवांगन का कद बढ़ाते हुए आबकारी जैसा बड़ा विभाग दिया गया, जो अब तक मुख्यमंत्री साय के पास था। डिप्टी सीएम अरुण साव को उनके मौजूदा विभागों के साथ खेल व युवा कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। वहीं मंत्री केदार कश्यप से जल संसाधन विभाग वापस लेकर यह जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पास रखी है। आबकारी विभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा करके मुझे इस विभाग का दायित्व सौंपा है और मैं इस विभाग में अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। किसी भी तरह से कोई इधर उधर मत हो, अच्छा हो। और जिस विष्णुता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व सौंपा है, उसमें खरा उतरने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। कैबिनेट विस्तार में युवा चेहरों को शिक्षा, रोजगार और पर्यटन जैसे अहम विभाग दिए गए हैं। वहीं सीएम साय ने जल संसाधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग खुद अपने पास रखकर स्पष्ट कर दिया है कि बड़े फैसलों पर उनकी सीधी नजर रहेगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट विस्तार में पहली बार मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव पैतृक गांव दुर्ग के अहिवारा पहुंचे। गांव पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने मंत्री का स्वागत किया। INH से बातचीत में मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग एक बड़ा मंत्रालय है और वे मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर तरीके से संचालित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंत्री का विभाग का बंटवारा हो गया है भैया। स्कूल शिक्षा, तकनीकी और ग्रामोद्योग आपके पास है, कैसे जिम्मेदारी और कैसे क्या क्या? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सेटअप है। इसमें काम करना है, अच्छा काम करना है, क्योंकि स्कूल ऐसा मूलभूत सुविधाओं का पहला केंद्र है जिसमें बच्चों को शिक्षा, संस्कार और बौद्धिक मानसिक विकास का एक बड़ा केंद्र होता है और एक महती जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ ग्रामोद्योग विभाग, हम लोग सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी लोकल फॉर वोकल जो एक मुहिम चलाया है, हम सब देख रहे हैं। अमेरिका जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उसका एक विकल्प ये हो सकता है कि हम यहाँ के सामग्रियों को यहाँ हमारे लोकल लोगों के द्वारा निर्मित वस्तु का हम उपयोग करें। और पहले ग्राम में हम सब जानते हैं गांव की व्यवस्था ही ग्रामीण आधारित व्यवस्था थी, ग्रामोद्योग चलता था, उसी भरोसे पूरा गांव का जीविकोपार्जन चलता था। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, उसमें अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। ये मंत्री साहब जी ने विभाग बनने के बाद अपने विभाग के बारे में बताया और कहा कि जो जो मुख्यमंत्री ने विभाग दिया है उसका अच्छे से कार्य करूंगा। ये मेरी प्रमुखता है, खासकर ग्रामोद्योग में जो टैरिफ वाली बात है और अमेरिका का मोनोपोलिंग चल रहा है, उसमें ग्रामोद्योग में अच्छे से बात करने की और कार्य करने की बात कर रहे हैं। परिवार से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। मैं सबसे पहले माननीय हिमांशु द्विवेदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो 2 साल पहले यही अगस्त के महीने में वो घोषित किए थे कि यहाँ से इसको टिकट मिल रहा है, यहाँ से टिकट। लगभग वो उनके जो सर्वे है वो एकदम फिट बन रहा है। लगभग 95% लोगों को वैसे टिकट मिला है। और 3 दिन पहले पहला समाचार है जो मेन हेडिंग में उन्होंने छापा और वो बहुत जैसा उन्होंने छापा वैसा काम हुआ। इसके लिए पहले हरिभूमि INH को धन्यवाद देता हूँ।
और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने बस्तर के एक पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी जन आंदोलन सलवा जुडुम चल रहा था, तब न्यायिक पद पर रहते हुए कांग्रेस उम्मीदवार ने उस आंदोलन को रोकने और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। डिप्टी सीएम शर्मा ने आरोप लगाया था कि इसी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार बनने के बाद बस्तर में हालात बदले हैं और अब शांति और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर में जब सलवा जुडूम चल रहा था, चरम पर था, लोग स्वयं ही आगे बढ़ कर के नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहते थे और उस समय हो भी जाता, इतना बड़ा ये विषय हो रहा था। तब इन्होंने जज के नाते ये आदेश किया कि इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए और 2011 के उनके इस निर्णय के बाद यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जांच की जाए और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। अब जा कर के नई सरकार बनने के बाद बस्तर में परिस्थितियां कुछ बदली हैं। इन सारे ही बातों के जाने कितने लोगों के पैर कट जाने के, जाने कितने लोगों के गले रेत देने के लिए मैं सोचता हूं कि वो आदेश जिम्मेदार था। और छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद 3 नए मंत्रियों के शपथ के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से पूछा है कि क्या 14 मंत्रियों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार से अनुमति ली गई है। अगर अनुमति मिली है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अगर नहीं हो तो यह नियुक्तियों को संविधान और नियमों के खिलाफ है। ये भूपेश बघेल ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 14 मंत्रियों की मंजूरी मांगी थी। विधानसभा से प्रस्ताव भी पास हुआ था, लेकिन केंद्र से कोई अनुमति नहीं मिली थी। इस दौरान बघेल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर लड़ाई लड़ना चाहिए। समय यहाँ रमन सिंह की सरकार थी, उसको 4 या 5 मंत्री इसको ड्रॉप करना पड़ा था। 13 सदस्य थे वहाँ और तब से प्रयास है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री बना तो 28/12 को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भाई जब हरियाणा में 14 है तो यहाँ भी 14 का अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। और जनवरी 2019 में विधानसभा में हम लोगों ने एक बिल पारित किया, शासकीय बिल, और उसमें कहा कि 15% की जो सीमा है उसको 20% किया जाए। ये हमारी डिमांड थी और उसको बिल पास करके हम भारत सरकार को भेजे, लेकिन 5 साल उसका उत्तर नहीं आया। अभी मंत्रिमंडल बनाया, विष्णु जी की मंत्रिमंडल, उसमें 14 सदस्य हो गए हैं। तो मेरा सरकार से सवाल है, क्या भारत सरकार से अनुमति मिल गई है? यदि मिल गई है तो वो पत्र आम जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए, और नहीं तो ये मंत्रिमंडल जो अभी विस्तार हुआ और असंवैधानिक है। 15 अगस्त का जश्न अमेरिका में भी देखने को मिला, जहां सिएटल में परेड निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की भव्य प्रस्तुति रही। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, औद्योगिक और जनजातीय धरोहर का प्रदर्शन कर प्रवासी परिवारों को एकजुट किया गया और भारत के राष्ट्रीय गौरव को साझा किया गया। झांकी में धान का कटोरा आकर्षण का केंद्र रहा। नाचा सदस्यों ने पारंपरिक कर्मा नृत्य भी प्रस्तुत किया। तो ये तस्वीरें अमेरिका के सिएटल की है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड निकाली गई, जहां पर छत्तीसगढ़ की भव्य प्रस्तुति हुई। राजा रघुवंश हत्याकांड अब एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गई है, बल्कि 2 राज्यों मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस और जनता के लिए हाई प्रोफाइल केस बन गया है। दरअसल जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या के समय मुख्य आरोपी सोनम और राज ने नए मोबाइल खरीदे थे, जिससे दोनों के बीच बातचीत होती थी। अब इन नंबरों के जरिए शिलांग पुलिस और कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। शिलांग पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। इसके चलते शिलांग पुलिस की टीम ने एक बार फिर इंदौर में आकर कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जो राजा सोनम की जो घटना हुई थी हमारे इंदौर में, उसको लेकर के शिलांग पुलिस में केस रजिस्टर है। उसी के अनुसंधान के सिलसिले में एक बार फिर यहाँ पर उनकी SIT टीम आई हुई है और अब उनके जो अनुसंधान में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जोड़ने में जो बिंदु रह गए हैं, उन्हीं के संबंध में पुनः अनुसंधान करने के लिए टीम आई हुई है।
खातेगांव के नेमावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था ने एक गरीब प्रसूता की गोद सूनी कर दी। साथ ही गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचने वाली सरकारी सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। वार्ड नंबर 12 में रहने वाली आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 और जननी एक्सप्रेस को कई बार फोन किया गया, लेकिन घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिस कारण घर पर ही प्रसव कराना पड़ा और नवजात की मौत हो गई। आनंद फानन में लोडिंग वाहन में जच्चा और मृत बच्चे को लेकर परिजन नेमावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बता दें कि 40 गांवों के ही 1 लाख लोगों के लिए इकलौता नेमावर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां समय पर डॉक्टर मिलते हैं और ना ही एम्बुलेंस मिलता है। आरोप है कि डिलीवरी के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। इसके बाद में आशा दीदी उनके घर पे जा चुकी थी। आशा दीदी ने उनके घर पे जाने के बाद बच्चे को देखा, गर्भवती महिला को देखा जिसकी होम डिलीवरी हो चुकी है। आशा दीदी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाई है। चेक करने के बाद बच्चे को चेक किया, बच्चा हमारे पास आया, ब्रॉड डेड था। उसके बाद भी हमने उसको देखा, उसको CPR दिया, पर बच्चा ब्रॉड डेड ही था। तो कोई भी नहीं आया। फिर हमने टेम्पू से लाया, वो टेम्पू आया रिक्शा, उससे लाया। कोई समय पे कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, तो वो टेम्पू से लाया हमने नाबू में बाई को, डिलीवरी वाले को। तो बच्चा गया, हमारा बच्चा ही नहीं है। और उज्जैन के बड़नगर पुलिस ने पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले आरोपी बेटे को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बड़नगर तहसील के ग्राम जाफला निवासी राजेंद्र सिंह हाडा ने प्याज बेचने को लेकर पिता से विवाद हुआ। उसके बाद अपने पिता भूरे सिंह हाडा के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया था। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत आग बुझाई और परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। पास में ही एक घर पर एक बाप और बेटे के बीच में किसी बात को कहासुनी को लेकर बेटे ने बाप पर पेट्रोल फेंक दिया और उसके बाद जलाने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत ही कम इंजरी आई है क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटे की माँ भी मौजूद थी। तत्काल उसे बुझा दिया गया। प्रकरण में तत्काल ही थाना बड़नगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। और ग्वालियर के थाटीपुर में रहने वाले रिटायर्ड PNB बैंक अधिकारी सत्यप्रकाश के साथ 8 लाख से अधिक की साइबर ठगी हो गई। आरोपी ने पीड़ित को बैंक के वन ऐप अधिकारी बनकर कॉल किया, साथ ही उनसे एक फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरते ही खाते से पीड़ित के अकाउंट से पैसे निकलने लगे। जब पीड़ित ने इस बात की जानकारी कॉल करने वाले राहुल को दी तो उसने 24 घंटे में राशि वापस की बात कही, लेकिन जब 1 महीने बाद भी पैसे नहीं आए तो पीड़ित सत्यप्रकाश ने साइबर सेल में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर रही है। चूंकि फरियादी द्वारा उनसे PNB के अधिकारी के रूप में बातचीत की गई तो उन्होंने उन पर विश्वास किया बैंक अधिकारी समझकर और उनसे अपनी सारी निजी जानकारी, जो भी बैंक के क्रेडेंशियल थे, अपने अकाउंट नंबर इत्यादि, पैन नंबर, पैन कार्ड इत्यादि सभी कुछ सेव कर दिया और उनको दे दिया। इससे सारी जानकारी ठगों पर पहुंच गई और उन्होंने फिर उनके खाते से लगभग 8.5 लाख रुपए उनके खाते से काट लिए। इस प्रकार से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशेड़ियों पर शिकंजा कस दिया है, जिसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब आउटर में नशे की हालत में वाहन चलाते हुए दुर्घटना के मामलों में कमी आई है। SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में 1000 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर सभी का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चालकों से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। पुलिस अब आउटर इलाकों में रोजाना वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। खास करके वीकेंड को हम लोग जो भी VIP रोड और आसपास के इलाके पर शहर के 1-2 पॉइंट पर लगातार चेकिंग कर रहे थे और स्पेशली जो शराब पी करके वाहन चला रहे थे उनको टारगेट करते थे। इसको लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक 1000 से ज़्यादा वाहनों के ऊपर में और वाहन चालक के ऊपर में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत में धारा 185 MB एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भर्ती मामले में बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता M.Tech डिग्री धारकों की पात्रता की मांग को खारिज कर दिया। दरअसल शासन ने 2020 में निकले भर्ती विज्ञापन में जियोलॉजी में PG डिग्री वालों के लिए अनिवार्य की थी। इस पर M.Tech सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग के युवाओं ने आपत्ति जताते हुए नियमों को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 2014 में बने नियमों के तहत जियोलॉजी में मास्टर डिग्री को ही मान्यता दी है।
रायपुर पुलिस ने अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट और स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दें। वहीं स्कूल के समन्वयक ने बताया कि रायपुर एसएसपी को अपने बीच पाकर छात्र भी काफी खुश हुए। आज अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल उसमें आज विजिट करने का मौका मिला। इसमें जो पढ़ाई करने वाले लगभग 50 बच्चे हैं, उनसे सभी से मिले। ये मुख बधिर हैं, बोल नहीं पाते, फिर सुन नहीं पाते, तो इनको इनसे मिला गया, इनसे इनके जो टीचर्स हैं उनसे बात की गई और इन बच्चों को देख कर के लगता है कि इनमें बहुत क्षमता है। इसी क्षमता को विकास करने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाएगा। आज बहुत ही हमारे लिए स्कूल के एक बहुत ही अच्छा दिन था। मेरे को कहना चाहिए मनोरम दृश्य था। मैंने पहली बार देखा कि कोई एसएसपी इस तरह स्कूल में आके बच्चों को यूनिफॉर्म्स, बुक्स और उनकी ज़रूरत का सामान उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत ही प्यार से मिले। सर का नेचर जो एक पुलिस का एक रुतबा रहता है वो कहीं भी नहीं दिखा सर में। बच्चे बहुत खुश हुए उनको यूनिफॉर्म में देख के और ये जान के कि टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी आज उनसे मिलने आए हैं। तो ये सर के लिए मैं कहना चाहूँगी ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि वो इस तरह के स्कूल्स में पहले भी अपने बच्चों के जन्मदिन बनाते रहे हैं। एनआईटी रायपुर के गोल्डन टावर में ईश्वर के पदभार ग्रहण का समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ईश्वर के रीजनल डायरेक्टर अमरेंद्र गोस्वामी ने शिरकत की। वहीं पुनः अध्यक्ष के रूप में सिद्धांत शर्मा ने ईश्वर रायपुर चैप्टर की अध्यक्षता की शपथ ली। साथ ही प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में श्रेयांश दसानी ने भी शपथ ग्रहण किया। सचिव पद पर संध्या सिंह और कोषाध्यक्ष पद पर दिलीप महोबे ने भी अपने पद की जिम्मेदारी संभाली। सेंट्रल इंडिया की पहली ओ आर्म स्पाइन सर्जरी मशीन का विधिवत उद्घाटन मंगलवार 19 अगस्त को श्री नारायण हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। यह अत्याधुनिक मशीन स्टिल्थ स्टेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में नई क्रांति मानी जा रही है। ओ आर्म तकनीक 3D इमेजिंग और रियल टाइम नेविगेशन की सुविधा देती है, जिससे सर्जरी के दौरान इम्प्लांट की सही पोजीशन पता चलती है। इसके चलते नसों को नुकसान नहीं होता है और स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहता है। न्यूनतम चीरफाड़, कम रक्तस्राव और कम समय में ऑपरेशन पूरा होने के कारण मरीज को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस तकनीक से स्कोलियोसिस, सर्वाइकल, स्पाइन, स्पाइनल ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरी भी अधिक सुरक्षित और सटीक तरीके से की जा सकती है। साथ ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे पेल्विस व एसिटाब्लूम फ्रैक्चर का उपचार भी इस मशीन से बेहतर ढंग से संभव है। जिसमें श्री नारायण हॉस्पिटल के द्वारा एक रीढ़ की हड्डी से संबंधित स्पाइन, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक्स के जो एसिटाबुलर फ्रैक्चर्स वगैरह रहते हैं उसके लिए एक स्पेशल मशीन आयातित की गई है। अमेरिका की मेट्रॉनिक्स कंपनी की है, जिसे कहते हैं ओआर्म विथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन सिस्टम। ये आम जनता के लिए, जैसे रीढ़ की हड्डी का यदि ऑपरेशन होता है और जो लोग कराते हैं और जिनको स्पाइन का दर्द है, रूट पेन होता है, उनको मालूम होता है कि कितना ज़्यादा दर्द है, जिसमें श्री नारायण हॉस्पिटल। एनआईटी रायपुर के गोल्डन टावर में आईशेयर के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आईशेयर के रीजनल डायरेक्टर अमरेंद्र गोस्वामी ने शिरकत की। वहीं पुनः अध्यक्ष के रूप में सिद्धांत शर्मा ने आईशेयर रायपुर चैप्टर की अध्यक्षता की शपथ ली। साथ ही प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में श्रेयांश दसानी ने भी शपथ ग्रहण किया। सचिव पद पर संध्या सिंह और कोषाध्यक्ष के पद पर दिलीप महोबे ने अपनी पद की जिम्मेदारी संभाली। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आपका ही मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।